दोस्तों दिस इज शुभम और चलिए शुरुआत करते हैं 2016 के प्रीलिम्स के डिस्कशन के बारे में। और ये इसका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको देख लेंगे। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे 2016 प्रीलिम्स के। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेन सीट गारंटी प्रोग्राम है और इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन हम नहीं आ रहे हों तो किस तरीके से हम इंटेलिजेंट तरीके से गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, मेरा एक्सपीरियंस और मैंने अभी तक क्या क्या किया है। मेरी एक बुक भी है जो मैकग्रा हिल्स के साथ पब्लिश होने वाली है इस साल के अंत में। उसके अलावा ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन पॉज दिस लेक्चर एंड रीड इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। चलिए अब क्वेश्चन पर सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, खाराई कैमल्स के बारे में ये क्वेश्चन सेट किया गया है। खाराई कैमल्स एक तरीके से ऊंट की एक प्रजाति होती है जो इंडिया में पाई जाती है। उसके बारे में ऑप्शन में पूछा गया है कि इसके बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। ठीक है, कि समुद्र में ये 3 किलोमीटर तक ये तैर सकते हैं, पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है, इट सर्वाइव्स ऑन ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब ये 3 ऑप्शन, तीनों में अगर खाराई कैमल, यार मैंने भी प्रिपरेशन करी थी लेकिन मैंने कभी सुना नहीं खाराई कैमल्स के बारे में, और उसके बारे में तो इतनी डिटेल में इन लोगों ने पूछ दिया है। तो इट इज वेरी अनलाइकली दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू डेसिफर ईच एंड एवरी ऑप्शन विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कि अगर मान लो कि खाराई कैमल्स के बारे में नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखिए, सबसे जो लूज लिंक है वो है तीसरा ऑप्शन, कि ये जंगल में रहता है और इसको किसी भी प्रकार से पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो दुनिया में कोई ऐसा जानवर है क्या जिसको इंसान ने कभी पालतू नहीं बनाया? लोग वेल से लेके, शेर से लेके, कुत्ता, बिल्ली, भालू, हर चीज को पालतू बनाते ही बनाते। तो तीसरा ऑप्शन हो गया गलत। जब तीसरा ऑप्शन हो गया गलत तो हमारा आ गया ऑप्शन ए 1 एंड 2। सिंपल था, कितना सिंपल था। अगर हमने क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाया होता, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज किया होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। मान लीजिए कि अगर इसको ऐसा होता, संभव कभी हो सकता है कि किसी भी जानवर को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। मान लो कि इंडिया में कोई अभी कोई आदमी ये क्लेम कर दे कि भाई उसने खाराई कैमल को डोमेस्टिकेट कर लिया, ये देखो पालतू मेरे बेटी का जो है चेहरा चाटता है, मेरे बच्चे को घुमाता है, और देखिए हमारे घर में पालतू है, घर में रहता है। तो फिर तब तो ये आंसर की गलत हो जाएगी यूपीएससी की। ठीक है, तो ये आंसर की यूपीएससी की गलत हो जाएगी। तो इस वजह से डोमेस्टिकेट होना एक बहुत ही असर्टिव सा स्टेटमेंट है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया में कोई चीज पॉसिबल ना हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो थर्ड वाला आपने जैसे ही एलिमिनेट किया, आपके 3 ऑप्शन बी, सी और डी हट गए, आपका आंसर आ गया ए। सिंपल था, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आईएनएस अस्त्रधारिणी के बारे में पूछा है। इंडियन नेवल शिप अस्त्रधारिणी, आईएनएस, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा है कि अस्त्रधारिणी है क्या। तो देखिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अस्त्र मतलब होता है हथियार और धारिणी मतलब हथियार धारण करने वाला। अब ये ऑप्शन देखेंगे तो इसमें अपने आप आपको आंसर दिख जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि इट इज एन एम्फीबियस वॉरफेयर शिप। ठीक है, दूसरा है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, तीसरा है टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, और चौथा है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसमें खास बात यह है कि इसमें अस्त्र वाली बात कहां आ रही है। टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, टॉर्पीडो एक तरीके का हथियार होता है, मतलब पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल समझ लीजिए, उसको कहा जाता है टॉर्पीडो। तो ठीक है, तो यहां पे ये चीज मैच हो रही है। कॉमन सेंस था, अगर आपने लगाया होगा तो सही होगा। ठीक है, जबरदस्ती आप ये मत सोचिए कि यूपीएससी आपका आंसर गलत करने की कोशिश कर रही है। यूपीएससी हमेशा आपको कुछ ना कुछ हिंट देती है एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पिक दैट हिंट एंड यूज इट एट योर ओन बेनिफिट। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीज्ड लाइटनिंग 10। ठीक है, रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है। तो ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक प्लेन जिसको नासा ने बनाया है, या एक सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट है जिसको जापान ने बनाया है, या एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसको चाइना ने बनाया है, या एक रियूजेबल रॉकेट डिजाइन है जिसको इसरो ने बनाया है। तो इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी देश कोई भी नई चीज बनाता है वो अपनी भाषा में उसका नाम रखता है। तो जापानीज भाषा में ये तो है नहीं, ये ग्रीज लाइटनिंग, ये इंग्लिश भाषा में।
ठीक है, अगर इंडिया भी, अगर इसरो भी कोई चीज बनाता है तो उसका नाम जैसे हिंदी होता है, मंगलयान, चंद्रयान, ठीक है, आयुष, प्रत्युष, इस टाइप के नाम जनरली रखे जाते हैं। तो ये भी गलत हो गया, डी गलत हो गया, जापान वाला गलत हो गया, ठीक है। चाइना भी अगर कोई भी चीज बनाती है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी, बायदाऊ, सेंजाओ और इस तरीके के नाम रखते हैं जनरली, तो ये भी गलत हो गया। बचा आपका क्या, नासा। इंग्लिश में नाम रखा हुआ है, इस वजह से यूएसए का है, यूएसए ने इंग्लिश में नाम रखा हुआ ग्रीस लाइटनिंग, इस वजह से इसका आंसर हो गया ये। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कभी भी, तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि उसका नाम क्या है, इंग्लिश नाम है या क्या है। यहाँ पे कंफ्यूजन तब हो सकती थी जब नासा के अलावा यूरोपियन यूनियन या ब्रिटेन या कोई ऐसे ऑस्ट्रेलिया या ऐसी कोई कंट्री का नाम होता, तब वहां पर कंफ्यूजन हो सकती थी कि भाई किसने बनाया, क्योंकि ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ठीक है। चूंकि नाम इंग्लिश है और सिर्फ ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बीन मेंशन्ड बिलोंग्स टू इंग्लिश बेल्ट, दैट इज नासा, तो ग्रीस लाइटनिंग का जो रियल आंसर होगा दैट विल बी नासा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फिर विथ रेफरेंस टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। मिलेट प्रमोशन के बारे में बात की जा रही है कि मिलेट के प्रमोशन के लिए एक इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट इंप्रूव्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड टू डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू एडिशन टेक्निक इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विथ क्लस्टर अप्रोच। देख रहे हैं कितना इजी सा स्टेटमेंट है, जिसमें बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि प्रोडक्शन इससे बढ़ जाएगा, वैल्यू एडिशन हम कर देंगे, ठीक है, क्लस्टर अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यानी कि सरकार की एक स्कीम को पॉजिटिव लाइट में इसमें दिखाया गया है, तो इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। फिर दूसरा है, पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम। अब यहां पर लार्जर स्टेक की बात की गई है, न कि ये कि सिर्फ पुअर स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये स्कीम है, ऐसा नहीं बात कही जा रही है। इसमें इस गरीब जो तबका है, जो ये गरीब किसान हैं, उनको ज्यादा इसमें तवज्जो दी जा रही है, ये बात इस स्टेटमेंट में कही गई है। लार्जर स्टेक, इट्स नॉट कि दे विल बी द ओनली बेनिफिशियरी, इट्स नॉट लाइक ओनली बेनिफिशियरी की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अगर ओनली बेनिफिशियरी होता तो शायद गलत हो सकता था, लेकिन यहां पर गरीब दुखियारे इन लोगों की बात की जा रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके भी सही होने की जो संभावना है वो ज्यादा है। तो पहला और दूसरा पॉइंट तो सही हो गया, यानी कि ए गलत है, बी गलत है, और फिर कंफ्यूजन आएगी सी या डी में। तो चलिए अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। An important objective of the scheme is to encourage farmers of commercial crops to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical input। फ्री में दे रहे हैं, और जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है उसको मिलेट में नहीं घुसाना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़े किसान हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको हमें नहीं सपोर्ट करना है। और फ्री किट देने की बात करें, एक तो किसान कमर्शियल क्रॉप पे उगा रहा है, बड़े बड़े उसमें चाय उगा रहा है, उसमें शुगर केन उगा रहा है, उसमें टी कॉफ़ी, ये सब बड़े बड़े किसान हैं जो इस तरीके की कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। उनको फिर फ्री देने की फिर बात होगी नहीं, ठीक है, उनको फिर फ्री देने का कोई मतलब नहीं है। छोटे गरीब या मार्जिनल या मध्यम जो इस तरीके के किसान हैं, उन लोगों को सरकार जनरली फ्री कोई चीज़ देती है, ठीक है। और पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि कमर्शियल जो फार्मिंग ऑलरेडी किसान कर रहा है उसको क्यों हम उठाकर मिलेट फार्मिंग में डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा गलत, तो हमारा ऑप्शन आ गया 1 और 2, तो इसका सही आंसर हो गया सी, ठीक है, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, विथ रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये इनिशिएटिव UNEP, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरू किया है, भाई पता नहीं क्या है, ठीक है। तो चलो अभी इसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं, आगे दूसरा देखते हैं, क्या पता कुछ हिंट मिल जाए। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है विच फोकसेस ऑन ड्रॉइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बात की जा रही है, तो ये एक अच्छी चीज है, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके सही होने की संभावना ज्यादा है, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा सही हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 सही है, इसका मतलब है कि बी ऑप्शन जो है हमारा एलिमिनेट हो गया।
अब चलिए थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके माध्यम से डिसीजन मेकर यानी कि दुनिया की सरकारों को इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और इकोसिस्टम में उसकी क्या वैल्यू है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये वाला पॉइंट भी सही होगा, यानी कि 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। और 1 वाला कंफ्यूजन है कि भाई पता नहीं ये इनिशिएटिव किसका है। तो अब सवाल उठता है कि सी या डी में से क्या सही है। अब इनमें से आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऊपर आपकी, आगे आपकी किस्मत। ठीक है, 50-50 चांस है। कहाँ पे 25% चांस था, लेकिन थोड़ा बहुत हमने इंटेलिजेंट गेस करके 50% प्रोबेबिलिटी पर लेकर आए। अब यहाँ पर आपकी किस्मत आपको साथ दे सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है डेट इज सी, यानी कि 2 एंड 3। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ UNREDD प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। एक यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है REDD+। अब ये क्या है, अगर जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। रिड्यूसिंग इमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन करके इसका पूरा नाम है। अगर लेकिन नहीं पढ़ा है फिर भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो पहला है कि ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए है। दूसरा है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम को और बेहतर करने के लिए है। तीसरा है कि इससे गरीबी भी दूर होगी। तो ये देख रहे हो तीनों ही ऑप्शन लगभग सही है। बायोडाइवर्सिटी बचेगी तो गरीबी दूर होगी, बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो अपनी जीविका को प्राप्त कर, अपनी जीविका अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और चूंकि ये यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है तो इसके सारे जो एस्पेक्ट्स होंगे डैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो तीनों ही इसका UNREDD का जो ऑप्शन होगा तीनों ही सही होगा। इस क्वेश्चन को अगर आपने REDD नहीं पढ़ा है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। यहाँ पर देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात चल रही है, यहाँ पे फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने की बात चल रही है, यहाँ पर गरीबी को दूर करने की बात चल रही है। तो तीनों ही एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, तीनों ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इस वजह से तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वो सही है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के बारे में फिर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें देखना है। पहला है कि ये नीति आयोग की का एक अंग है। भाई पता नहीं, डाउटफुल है ये, इसको अभी रहने देते हैं। चलिए दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, क्या पता कोई हिंट मिल जाए। इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी शब्द अगर काउंसिल है तो काउंसिल का हेड जो होगा कोई ना कोई मिनिस्टर होगा, ये याद रखेगा। ठीक है, अगर कमिटी शब्द है, कमिटी है, तो इसका जो हेड होगा वो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट होगा। ठीक है, जैसे आप देखें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का चेयरमैन कौन है? RBI का गवर्नर, ही इज अ ब्यूरोक्रेट। RBI का गवर्नर, ही इज अ ब्यूरोक्रेट। काउंसिल, आप जो भी काउंसिल का नाम देखेंगे हमेशा उसका जो हेड होता है वो मिनिस्टर होता है, कोई ना कोई मिनिस्टर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा या जो भी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। काउंसिल अगर नाम लिखा हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन के सामने तो उसका जो हेड होगा डेट विल बी द मिनिस्टर। अब चूंकि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो उसका हेड कौन होगा, फिर मिनिस्टर कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। इजी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा सही। अब तीसरा पॉइंट है इट मॉनिटर्स माक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के ऊपर वो ध्यान रखती है, मॉनिटर करती है और देखती है कि इकोनॉमी सही दिशा में जा रही है कि नहीं है, स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में कि नहीं है। स्टेबिलिटी शब्द पे ध्यान दीजिए और डेवलपमेंट शब्द पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये दूसरा जो तीसरा वाला पॉइंट है ये भी सही है। हमारा ऑप्शन आ गया सी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, अब ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं होगा क्योंकि इसमें आप ये समझ सकते हैं कि नीति आयोग का मेंबर आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता ही नहीं है। ठीक है,
उसका जो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो वाइस चेयरमैन होता है वो कोई ना कोई आदमी होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया हो। जब नीति आयोग का फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर ही नहीं है तो फिर नीति आयोग का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और नीति आयोग वैसे भी पॉलिसी बनाने की ऑर्गेनाइजेशन है, न कि इकोनॉमिक चीज़ों को या सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना या सरकार के कामकाज को इन्फ्लुएंस करने का काम नीति आयोग का है। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत तो अगर हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा होगा तो एक बेसिक आइडिया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना हर स्टूडेंट थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही है हर चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉलेज का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि काउंसिल शब्द है तो उसका मिनिस्टर होगा, अगर कमिटी शब्द है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट उसका अधिकारी होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है वायरस किसको किसको इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई या प्लांट्स। तो अब देखिए वायरस है वो किसी भी चीज़ को इन्फेक्ट कर सकता है। हो सकता है कि अभी सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई को ही करता हो, लेकिन कल के समय में प्लांट्स को भी कर सकता है। ठीक है, आने वाले समय में कर सकता है ना। वायरस तो अपने आप को इवॉल्व करता है, वायरस भी इवोल्यूशनरी है। ठीक है, इवोल्यूशनरी है। इसका नेचर नहीं अभी तक किसी को पता है। कोविड में इसका नेचर पता है क्या, कब क्या किस तरीके से वायरस चेंज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है तीनों सही है, क्योंकि वायरस के नेचर को अभी तक साइंटिस्टों ने भी पूरी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया है। तो आने वाले समय में हो सकता है किसी और को भी वो कर सके। हो सकता है आने वाले समय में डेड बॉडीज को भी ये इन्फेक्ट कर सके। आने वाले समय में हो सकता है कि आपके कुर्सी मेज को भी हो सकता है कि वायरस इन्फेक्ट कर दे, अगर उसमें कोई लिविंग सेल बची हुई हो तो। ठीक है, तो वी कैनॉट से फॉर 100% कि वायरस किसको इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑल ऑफ दीज 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए फिर अगला है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन इनमें से कौन सी 3 कमिटीज और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, टैबरनैकल, पता नहीं क्या, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ये सब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो स्किप करने के लिए होते हैं। सारे क्वेश्चंस पर अपना भविष्य, अपना भाग्य मत आजमाना। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लिया, जय बजरंग बली, और किसी पर भी हिट कर दिया कि सही कर लेते हैं, आंख मूंद कर मार देता हूं मैं। अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना है। ठीक है, छोड़ना है, गलती नहीं करनी है, मतलब हर जगह अपना भाग्य नहीं आजमाना है। ठीक है, तो यहां पर आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे। यू विल नॉट बी पुशिंग योर लक हियर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना ही संभव है, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए अलग से हमें प्रिपेयर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन देख लिया, फिर आप जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनका आपने रजिस्टर बनाया और सबकी कौन कौन सी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे उनका पूरा टेबल बना के आप रटना चालू कर दें। इसमें जो है मेहनत बहुत लगेगी। ठीक है, और इसका जो आउटपुट आएगा, इनपुट बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत लगेगी, आउटपुट बहुत कम है, और इस क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना भी बहुत कम है। तो इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। 100 क्वेश्चन में हमें कितने करने हैं, सही 55 ही तो करने हैं, 55 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, 55 से 60 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें छोड़ भी तो सकते हैं। चलिए 55 से 60 करने हैं, मतलब इतने सही करने हैं। मैं अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा, अटेम्प्ट तो आपको 85 प्लस करने हैं। ठीक है, 85 प्लस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, ये याद रखिएगा। उससे कम किया तो गड़बड़ हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, क्वेश्चन नंबर 22। तो इनमें से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन मेंबर नहीं है। ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत। अब इसको कैसे गेस करेंगे। तो देखिए क्या होता है, एक चीज़ मैं बताता हूँ। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, जिस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट एस्पिरेंट सोचता है उसी तरीके से आप अगर सोचकर आंसर सॉल्व करेंगे तो सही करेंगे। अगर आपने सोचा कि आप शाणे हैं, कुछ अलग से सोच के कर देंगे, ओवर थिंकिंग करी तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट किस तरीके से सोचेगा कि भैया सऊदी अरेबिया, अक्सर न्यूज़ में सुनने को आता है कि ईरान जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो मुखिया है वो सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हमेशा ठनी रहती है। ठीक है, तो कौन इसका मेंबर नहीं होगा। ईरान जरूर हो सकता है कि ईरान इसका मेंबर ना हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन है।
और जीसीसी का मुखिया जो है वो है सऊदी अरेबिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला इसी तरीके से अपना लॉजिक लगाएगा, तो यहाँ पर वो सही कर सकता है। आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि नहीं भाई ओमान तो बहुत अच्छा कंट्री लगता है, बहुत न्यूट्रल कंट्री लगता है, कुवैत भी बहुत न्यूट्रल कंट्री लगता है, तो इसमें ऑप्शन हो सकता है। ये छोटे छोटे देश हैं, हो सकता है कि यूपीएससी कुछ फंसाने के लिए ये क्वेश्चन सेट किया हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यूपीएससी फंसाने की कोशिश नहीं करती है, बहुत ही एक बेसिक नॉलेज आपसे टेस्ट करने की कोशिश करती है। क्या आपको पता है, बस वो यूपीएससी इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना जानना चाहती है कि क्या आपको पता है कि जीसीसी में सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस है? क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में झगड़ा चलता रहता है? तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर जो मुखिया है वो सऊदी अरेबिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान उस एसोसिएशन का मेंबर नहीं होगा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट सोचता है जिसने अभी तैयारी नई नई शुरू करी है, तो वो उसको सही कर देगा। जो ज़्यादा पढ़ के 2-3 अटेम्प्ट दे चुका है, जो 2-3 साल से पढ़ रहा है, वो गलत कर देगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जितना सोचना है उतना ही सोचना है। बहुत ही प्लेन एक नाइव लॉजिक जिसको कहते हैं, भोले भाले लॉजिक पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न कि बहुत ही कनिंग लॉजिक पर। कनिंग लॉजिक नहीं यूज करना है। लॉजिक भी दो तरीका है, एक नाइव लॉजिक, एक है कनिंग लॉजिक। तो कनिंग लॉजिक नहीं यूज करना है, हमें नाइव लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड डेफिनेटली ट्रस्ट मी, आप हमेशा लगभग सही ही उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हिंदुस्तान के कौन से एरिया में शेल गैस पाई जा सकती है? ठीक है, पाई जाती है। तो कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब नाम तो दे दिया, हो सकता है कि अभी सिर्फ कावेरी और कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलती है शेल गैस, लेकिन आने वाले समय में कैम्बे बेसिन में भी मिल जाए, क्योंकि जमीन के नीचे है, कब पता वहां पर खोज हो और वहां पर गैस मिल जाए। तो इसके चांसेस हैं कि नहीं है फ्यूचर में? ये भी एक फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट है, इसके चांसेस हैं कि नहीं है ना? फ्यूचरिस्टिक है। तो कैम्बे, कावेरी और कृष्णा गोदावरी, तो इसके तीनों हो सकते हैं। कोई और भी जगह होती कि असम भी लिखा होता, असम प्लेन्स, तो वो भी सही हो सकते थे, क्योंकि क्या पता अभी नहीं मिली हो, आने वाले समय में मिल जाए, ठीक है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जैसा कि मैंने बताया है कि सरकार की कोई स्कीम है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पूछता है जनरली। तो पहला है, इट इज अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम्स मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। तो चलिए ठीक है, इसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। तो ये पॉजिटिव नहीं है कि भाई सिर्फ एक कोई भी फैमिली है, अब मान लो बहुत बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, तो उसका सिर्फ एक ही मेंबर ज्वाइन कर सकता है। तो ये नेगेटिव चीज हो गई सरकार की स्कीम से रिलेटेड, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट गलत हो गया। तो दूसरा वाला पॉइंट गलत हो गया, तो पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचा 1 एंड 1 3। इसका मतलब ये है कि पहला वाला पॉइंट तो सही है ही, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ये है। अब तीसरे वाले पॉइंट पर डिपेंड करता है। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। जिसने ये पेंशन ली, उसके मरने के बाद उसकी बीवी को भी ये पेंशन मिलती रहेगी। ये क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो मैंने बताया कि सरकार की स्कीम के जनरली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1 एंड 3। सी विल बी आवर राइट आंसर। देखा कितना आसानी से हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करने से जो घासें जम जाती हैं खेतों में, उसके ऊपर निजात मिल सकती है। चलो ये भी डाउटफुल है। फिर रिडक्शन ऑफ सॉइल सैलिनिटी, ठीक है। फिर रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है, एक पॉजिटिव चीज है। तो पॉजिटिव चीज का आप देखेंगे कि तीनों ही पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे। पॉजिटिव चीज का पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन कैच ये है कि कोई भी ऑप्शन 1 2 3 नहीं है। अगर 1 2 3 ऑप्शन होता, 1 2 एंड 3, तो तीनों ही सही होते। लेकिन अब चूंकि दिया नहीं है 1 2 एंड 3, तो इसमें हमें देखना है कि डी तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों ही सही हैं। फिर ओनली 3 भी नहीं होगा, या तो 1 2 होगा या 1 3 होगा। अब ये यूपीएससी ने इसको किस तरीके से सोचा है, वो यूपीएससी की अपनी खुद की सोच है। तो 1 तो है ही, रिडक्शन ऑफ वीट तो है ही। अब सैलिनिटी और इरोजन में से हमें कोई एक देखना है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन से सैलिनिटी भी के ऊपर भी रोक लगती है और सॉइल इरोजन भी रुकता है,
ठीक है, अब यूपीएससी ने इसको क्या देखा है, यूपीएससी ने इसको सी माना है 1 और 3, यानी कि घास की समस्या से निजात मिलेगी और उसके अलावा सॉइल इरोजन भी रुकेगा। खेतों में अगर आप फ्लड इरिगेशन करते हैं, पूरा पानी डाल दिया, भर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, मिट्टी है, पानी में मिट्टी मिलेगी, फिर वो खेत से बाहर जाएगी, यानी कि मिट्टी का, सॉइल का इरोजन हो रहा है, जिसको हम वाटर इरोजन कहते हैं। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करें, यानी कि ये मान लीजिए हमारा पौधा है, उसकी ठीक जड़ों में हम अगर ड्रिप के माध्यम से अगर हम पानी पहुंचाएं डायरेक्ट जड़ों में, तो हम इस सॉइल इरोजन की समस्या से निजात पा सकते हैं। हालांकि देखिए, सॉइल सैलिनिटी की भी समस्या से हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि सैलिनिटी क्यों होती है, जब हम एक्सेस इरिगेशन करते हैं, एक्सेस इरिगेशन की वजह से सैलिनिटी बढ़ती है। एक्सेस इरिगेशन की वजह से कैसे बढ़ती है, मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, आपने बहुत सारा पानी उसमें भर दिया, तो क्या होगा, अब पानी में तो सॉल्ट मौजूद है, लेकिन जब धूप पड़ेगी तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन नमक की जो है यहाँ पर परत आपके खेत के ऊपर जम जाएगी, जिसको कहते हैं सॉइल सैलिनिटी, या इसको कहते हैं सॉल्ट पैन, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, यानी कम पानी अगर हम खेतों में डालें, डायरेक्ट पेड़ों की जड़ों पर डालें, तो इस सैलिनिटी की समस्या से भी लड़ा जा सकता है। खैर एनीवेज, तो इसका आंसर यूपीएससी ने 1 और 3 माना है, तो 1 और 3 है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर 1, 2 और 3 तीनों अगर ऑप्शन होते तो तीनों ही सही होते, लेकिन दिया नहीं है तो क्या करें, मजबूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब डिजिटल लॉकर के बारे में सवाल पूछा गया है। ये भी क्या है, एक सरकारी स्कीम है, ठीक है, तो सिंपल वही वाला फंडा लगेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं। तो इट इज अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। चलो ठीक है भाई, सही बात है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू दे रही है सरकार अपने नागरिकों के लिए। फिर इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है, जनता की सहूलियत के हिसाब से है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए और जहां पर भी जाइए आपको अपनी मार्कशीट और ये सब लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब हो गया दैट विल बी सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आखिरी सवाल। स्टेटमेंट दिया है, हमें कंसीडर करना है। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स, ठीक है। अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है, मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, पॉलिटी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पॉलिटी के लिए जो स्ट्रैटेजी होगी, जनरली पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन मतलब कि देखिए, प्रेसिडेंट अगर हम देख लें और गवर्नर देख लें, तो दोनों की पावर लगभग दोनों की पावर सेम होती है, लेकिन कुछ ऐसी पावर होती है जो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, वो गवर्नर के पास नहीं होती है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। और कुछ ऐसी पावर होती है जो सिर्फ गवर्नर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। और जनरली यूपीएससी जो सवाल फ्रेम करेगी ये इसी एक्सेप्शन पर पूछती है, ठीक है, इसी एक्सेप्शन पर पूछती है। तो जनरली आप देखेंगे कि सबके मिनिमम जो लोकसभा या विधानसभा में कंटेस्ट करने की जो एज है 25 साल है, लेकिन पंचायतों में ये 21 साल है, ये एक एक्सेप्शन है। फिर बाकी जगहों पर क्या होता है कि लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो फिर से 5 साल के लिए सरकार बनती है, लेकिन पंचायतों में ऐसा नहीं होता है। अगर 3 साल में अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो गई तो जो नई फिर से इलेक्शन होगा और जो नई पंचायत बनेगी वो बाकी के सिर्फ 2 साल के लिए ही बनती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 4 साल में अगर डिसॉल्व हो गई तो जो नया इलेक्शन होगा और जो नई पंचायत बनेगी वो 1 साल के लिए ही बनेगी, 5 साल के लिए नहीं बनेगी, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। तो जनरली पॉलिटी में एक्सेप्शंस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा अगर हम देखें तो तीनों की पावर, दोनों की पावर काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, लेकिन कुछ जगहों पर लोकसभा की पावर काम करती है, वहाँ पर राज्यसभा नहीं काम करती है। कुछ जगहों पर लोकसभा के पास वो पावर नहीं होती जो पावर राज्यसभा के ऊपर के पास होती है। तो जनरली जो क्वेश्चन फ्रेम यूपीएससी करती है वो इस एक्सेप्शन वाले पोर्शन से ज़्यादातर करती है, ठीक है। वैसे ही जैसे लोकसभा है, फिर वैसे ही आप मान लीजिए कि राज्यसभा है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा यानी कि विधान परिषद और राज्यसभा दोनों एक जैसी पावर है, लेकिन कुछ पावर राज्यसभा के पास है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास नहीं है। और जनरली जो सवाल पूछा जाएगा वो इसी के ऊपर पूछा जाएगा। सेम वे नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में कुछ चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सेम नहीं होती हैं और सवाल इसी के ऊपर पूछा जाएगा। डेट इज कॉल्ड एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है।
तो इस पर खास ध्यान आपका होना चाहिए। अगर कहीं पर भी ऐसी बात आपको देखने को मिलती है, थोड़ा सा कंपैरेटिव चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सेम वे आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में भी कंपैरिजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये था पूरा ये लेक्चर 2016 का। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले साल, माफ़ कीजिएगा, अगले सेशन में हम कुछ दूसरे साल के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स के डिस्कस करेंगे और कुछ नई स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये देखना जरूर। और उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा ऑप्शनल है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ करेंगे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट कोर्स मौजूद है सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर आप जा सकते हैं। कुछ लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो फ्री भी हैं यूट्यूब पे ऊपर, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स फ्री हैं और बाकी जो और लेक्चर्स हैं वो तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है। तो आप वहाँ पर सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उसे देख सकते हैं और काफ़ी रीजनेबल रेट पर पूरा ऑप्शनल मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कवर किया है। तो जनरल आई वुड एक्सपेक्ट एंड आई वुड एडवाइस कि इसका फ़ायदा जरूर लें इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।